अच्छा ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया सर। हाँ ओ अच्छा। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। चलो यहाँ पे स्टार्ट। स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ सर कर देते हैं। अच्छा देखो, आज का क्लास क्या है सर? ऑडिट का क्लास है। लास्ट वीक नहीं हुआ था, बट इस वीक में कंटिन्यूएशन चलेगा जहाँ पर लास्ट क्लास हुआ था उसके बाद से। पेन कॉपी रेडी कर लो सर। आज सुनने के साथ साथ लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, रोज आप लोग नॉर्मली सुनते हो, पर आज थोड़ा लिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लिखाना पड़ेगा। ये शेयरिंग है, स्क्रीन शेयरिंग है। हाँ सर। ओके सर। अच्छा देखो, तो बेसिकली ये जो ऑडिट सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बात किया कि ऑडिट जो है बेसिकली अकाउंटेंसी के बाद आता है। अकाउंटेंसी के बाद क्यों आता है? क्योंकि ऑडिट अकाउंट्स का ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज समझ लो। ऐसे तो ऑडिट शब्द का मतलब होता है चेकिंग। ऑडिट जो वर्ड है, ऑडिट वर्ड का नॉर्मल मतलब होता है चेक करना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन उठता है सिर्फ चेक करने का कुछ सिस्टम है। अकाउंट्स को चेक करने का कुछ सिस्टम है। जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं, मैंने बनाते हैं, हर कंपनी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जाता है। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे कि मानो पीएल, बैलेंस शीट, और क्या होता है, कैश फ्लो, ये सारा चीज को चेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब वो तरीका अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा, ठीक है, वो तरीका अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ऑडिट नहीं हो रहा है। तो ऑडिट का जो बेसिक पार्ट है उसमें अभी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे मैं एडवांस पार्ट में जाऊंगा। जैसे लास्ट लास्ट क्लास में आपको, जो लास्ट दो क्लास हुआ था ऑडिट में, उसमें मैंने जो चीज आपको समझाने का कोशिश किया कि भाई ऑडिट का मतलब क्या है, ऑडिट का स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिट का नीड एंड बेनिफिट क्या है, एक ऑडिट का क्वालिटी क्या होता है, ऑडिट का कुछ लिमिटेशंस भी है। ऑडिट हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से होता है। जैसे अकाउंट्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है, उसको हम लोग एएस बोलते हैं, वैसा ही ऑडिट का एसे होता है। क्या होता है? एसे, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही डेवलप करता है, अलॉन्ग विद द कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एनएफआरए भी है सर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, सब कोई मिलके इस चीज को देखता है। और इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेन ऑडिटिंग का काम करते हैं, अलग ऑल्सो इंटरनल ऑडिट का काम कोई भी करता है, लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट करता है। तो ऑडिट को चेक करने का भी एक सिस्टम है, और उनके ऊपर भी बात करने के लिए कुछ कोई लोग हैं। जैसे चलिए एक खबर आया था, चलो मैं देखता हूँ, अगर खबर मिले तो आप लोगों को थोड़ा सुविधा होगा। एनएफआरए का एक न्यूज आया, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट का ही एक अथॉरिटी है, जो बेसिकली इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है ऑडिटर को चेक करने का। ठीक है, ऑडिटर के ऊपर दादागिरी फैलाते हैं ये लोग। ये देखो, ये 3 दिन पहले का खबर है, कल का खबर है। एनएफआरए स्लैप्स 3 year बैन along with a penalty on CA for audit lapses and professional misconduct। देख रहे हैं? तो एनएफआरए क्या हो गया? ऑडिटर का भी दादा हो गया। ठीक है, नॉर्मली एनएफआरए में जो लोग रहते हैं वो सीए भी हो सकता है, मतलब सीनियर सीए भी हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, इनके बारे में मैं बात करूंगा कि एनएफआरए में कौन कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इसका भी डिस्कशन करूंगा। जैसे ये देखो, एनएफआरए ऑन थर्सडे डिवर्ड एन ऑडिटर of Maharashtra based listed company Bill Care for 2 years and slapped a penalty of 3 lakh on him for alleged professional misconduct। तो एनएफआरए तो मैंने बेसिकली वो बोलते हैं ना, बाप का भी बाप होता है, वैसा टाइप का। ठीक है, तो एनएफआरए का कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा, बीच बीच में चलता रहेगा। और ऑडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर। ऑडिट में ही एक्चुअली सारा फ्रॉड केस एवरीथिंग सामने आ जाता है। ठीक है, जैसे रिसेंटली जैसे मानो बाइजूस का जो कॉन्सेप्ट है, सी इंस्टीट्यूट ही उसका डिटेल्स देख रहा है।
रिपोर्ट ऑन ऑडिट एंड बायजूस सून, ICI चीफ। 4 दिन पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड का जो हेड है उन्होंने बोला कि बहुत जल्दी बायजूस का ऑडिट रिपोर्ट सामने आने वाला है। ठीक है, बायजूस ऑडिटर क्विट्स अमिड माउंटिंग फाइनेंशियल वरीज। ये जून 2023 में हुआ था। क्योंकि बायजू का सारा जो बायजू एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है ना सर, तो बायजू ने काफी सारे मैटर में प्रॉपर डिसीजन नहीं दे पा रहा था, चीजें काफी इधर उधर का था। इवन इनके अगेंस्ट में फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस का भी चार्ज लगाए। अभी रिसेंटली कोर्ट ने बोला कि बायजू इंडिया के बाहर नहीं जा सकता। रविंद्रम बायजू जो ओनर है और उसका वाइफ आई थिंक ऑल्सो। ठीक है, ये देखो, डेलॉयट बायजू का ऑडिटर था, रिजाइन कर दिया था। 4, ठीक है, डेलॉयट रिजाइन किया था क्योंकि अकाउंट्स में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी नजर आ रहा था और बायजू प्रॉपरली उसमें कोऑपरेट नहीं कर पा रहा था। सो कहीं ना कहीं दिक्कत और बढ़ रहा था। ये सारा चीज में आप लोगों को खबर भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप न्यूज देखने से क्या सुविधा होता है कि आपको पता लगता है कि भाई आप जो चीज का पढ़ाई अभी कर रहे हो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, ये देखो, रिपोर्ट एंड ऑडिट एट बायजूस सून, बहुत जल्दी आने वाला है, कल का खबर है ये खबर 22 फरवरी का है। The Financial Reporting Review Board, Institute of Chartered Accountants of India, will soon submit its report on the auditing process, followed at EdTech measure Byju's top officials said. In an interview on ET on Wednesday, ICI new President Ranjit Kumar Agarwal said the institute next course of actions relating to auditor in this case will be based on FRRB report. FRRB माने Financial Reporting Review Board, ठीक है, उनके कहने पे होगा। ये सब खबर आता रहता है, आप लोगों को ये सब चीजों पे क्या करना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु हम लोगों का पढ़ाई ऐसे थोड़ी होता है कि न्यूज पढ़ के थोड़ी पढ़ाई हो जाएगा। ऑब्वियसली नो, न्यूज पढ़ के कभी भी पढ़ाई तो नहीं हो सकता ना। न्यूज पढ़ के पढ़ाई का रियल लाइफ एप्लीकेशन का पता लग सकता है कि भाई जो पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ है। चलो ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शंस वगैरह ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग से बहुत कुछ मैंने बोला था और बहुत कुछ मुझे आज बताना भी है। तो एक काम करो सर, थोड़ा ना कॉपी पेन रेडी करके मेरे साथ साथ थोड़ा लिखना स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट किया जाए। मैंने भी ब्लैक बोर्ड ये कर लिया। ऑडिट क्लासमेट्स इंट्रो। आप लोग एक काम कर सकते हो, पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 करके। इसमें क्या होगा, आपको मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसका एक समरेटिकल नोट्स बन जाएगा आप लोगों का, जो ऑडिट का एक समरी बन जाएगा। और ये समरी आपको एग्जाम में लिखने में काफी हेल्प करेगा और कॉन्सेप्ट भी काफी क्लियर होगा। लिखो, ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन independent examination of financial statement. Independent examination of financial statement of an entity, of an entity. एक एंटिटी का फाइनेंशियल, एंटिटी माने कंपनी, एंटिटी माने कंपनी, चाहे वो एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड, ये सब बात मैंने लास्ट क्लासेस में भी बोला, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form, size and legal form। माने बिजनेस का साइज माइक्रो लेवल का हो, मीडियम लेवल का हो, स्मॉल हो, बिग हो, लार्ज हो, ठीक है,
छोटा सा पिद्धा सा हो, डजंट मैटर, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल, ठीक है। एंड सच एन एग्जामिनेशन is conducted, such an examination is conducted with a view to express, with a view to express an opinion thereof, to express an opinion, क्या मतलब निकला? बहुत सिंप्लीफिकेशन तरीके से मैंने इसको लिखाने का कोशिश किया आपको। बोलता है कि ऑडिट क्या है, बोलता है ऑडिट में बी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी, एक एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली चेक करना, ठीक है। जैसे मैंने काफी सारे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट आप लोग को उस दिन दिखा रहा था ना, जैसे रिलायंस का रिपोर्ट किसी करके तो दिखा रहा था, ये देखो, अब चाहो तो निकाल सकते हो ऐसे, देखो रिलायंस का रिपोर्ट निकल गया। अब इस रिपोर्ट के अंदर आपको एनुअल रिपोर्ट में क्या होता है, एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपना फिनेंशियल जो टारगेट होता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स देते हैं, ऐसे जो भी दिया है ना, ये देखो कंपनी का रेवेन्यू कितना ग्रो किया है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का अर्निंग पर शेयर, कंपनी का डिविडेंड पर शेयर, कंपनी का नेट वर्थ। हाँ हाँ, फाइनेंशियल मैट्रिक्स माने रिपोर्ट, माने मैट्रिक्स वाले मैथमेटिकल फिगर को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सारा डेटा कंपनी इसमें बताते हैं। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का स्टेटमेंट आता है, क्योंकि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी को किस लेवल में लेके जाना चाहता है उसका एक पूरा आइडिया देता है, ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ न्यू इंडिया, मैंने बेसिकली ये सारा मैनेजमेंट फोकस है, मैनेजमेंट कंपनी के बारे में किधर जाने का सोच रहा है, और मोटा मोटी रिलायंस जो सोचता है वो करता है, ठीक है। ये अभी तक का प्रूव है, और इसका शेयर का ग्रोथ देखोगे तो भी पता लग जाएगा। रिलायंस का शेयर लास्ट एक साल में जिस तरह का ग्रोथ दिया है, लास्ट 1 to 2 years में, आप देखने से समझ जाओगे। देखो मैं तो इसको लास्ट एक साल से 1800-1900 से देख रहा हूँ, ये देखो सर 2200 से अभी 2900 में चला गया, पर शेयर 700 टका का एक साल में ग्रोथ किया। और अगर तुम लास्ट 5 साल में भी देखोगे तो 2020 में 1000 टका में चला गया था, ये कोरोना पीरियड था। लेकिन अगर कोई कोरोना पीरियड में मिस भी किया था 2021 के आसपास ऑनवर्ड्स, 1900 2000 के से ये अभी 2970 में चल रहा है, ठीक है। हाँ 1000 टका बेड़े से, तो एक शेयर में डबल हुआ, ठीक है। तो एक कंपनी का दाम, शेयर का दाम तभी डबल हो सकता है जब उसका मैनेजमेंट अपना परफॉर्म करता है, सिंपल बात है। अच्छा, मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस पे भरोसा कैसे होता है, मैनेजमेंट जो परफॉर्म कर रहा है उस पर हम भरोसा कैसे कर सकते हैं, तो उस भरोसे का नाम है ऑडिट। बात समझ में आ रहा है, मैनेजमेंट के बातों पे भरोसा कैसे करें। देखो ये लीडर है, ठीक है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ठीक है। ये कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, डायरेक्टर वाला एक टॉपिक आएगा आप लोगों का, ठीक है, डीन डायरेक्टर्स बोल के, उसमें मैं बताऊंगा डायरेक्टर का रोल प्ले क्या है, और तब भी इसको हम लोग रेफर करेंगे, ठीक है। मैं हमेशा किसी ना किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट लेके काम करने से ना, पढ़ाना काफी मेरे लिए भी आसान होता है, और आप लोगों को भी ना रियल लाइफ में उसका एग्जाम बने, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशंस इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। फिर ये अगर मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं, कोलैबोरेट एज कैटलिस्ट ऑफ चेंज, नर्चरिंग एम्पावरिंग ग्लोबल, ये सब कंपनी रिलेटेड मैटर है। फिर कंपनी यहाँ पर मैनेजमेंट डिस्कशंस एंड एनालिसिस दिया, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड रिव्यू, ठीक है। कुछ देर बाद मुझे जरूर ऑडिट रिपोर्ट आएगा কোনটা, হ্যাঁ এটা অ্যানুয়াল রিপোর্ট, এর মধ্যে অডিট রিপোর্ট, ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট, ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট সব থাকে।
पूरा पहुंचो रहे, हाँ पूरा साल भर का रहता है। ये देखो इसमें मैनेजमेंट डिस्कशन, एक सेकेंड मुझे ऑडिट रिपोर्ट में मिल जाएगा, काफी बड़ा होता है, 200 पेज का, 250 पेज का है। कॉन्टेंट्स बनाएंगे सुविधा কি বানানি কন্টেন্ট, হ্যাঁ কন্টেন্ট বানিয়েছে, আমি হয়তো খেয়াল করিনি, সামনের দিকটাতে রিস্ক অ্যান্ড গভর্নেন্স, हेल्दी सेफ्टी, अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस, ग्रोथ, फिनेंशियल रिपोर्ट स्टार्ट होने से पहले ही ऑडिट का रिपोर्ट रहता है। आई थिंक हम लोग आसपास में ही हैं, आसपास में ही है सर। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट था, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, सीएसआर रिपोर्ट। ये देखो जनरल मीटिंग का बात आ गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देख रहे हैं सर, ये मिल गया, ये देखो सीओ सीएफओ सर्टिफिकेट, और ये देखो ये सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज करता है, ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट टू जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, नॉर्मल ऑडिट, बोर्ड्स रिपोर्ट, आई थिंक उसके पहले था। जो भी हो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सर, मैं रिपोर्ट पहले भी पढ़ के सुनाया था आप लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, लास्ट क्लास में भी मैं पढ़ के सुनाया था। इसमें इसका एक ये रहता है, कंटेंट रहता है, कंटेंट यहाँ पर दिया नहीं दिया, कंटेंट देने से सुविधा हो जाता है। ऑडिट रिपोर्ट लिखने से नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट ही निकल के आ जाता है, देख रहे हैं ना सर। हाँ ये देखो ऑडिटर्स रिपोर्ट देख रहे हैं, टू द मेंबर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिपोर्ट इन द ऑडिट ऑफ शेयर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ओपिनियन दिया है, कंपनी की ऑडिट मैटर्स दिया है, ऑडिटर रिस्पॉन्स दिया है, और कौन ऑडिटर है वो भी दिया है, की ऑडिट मैटर्स, ठीक है। ये देखो की ऑडिट मैटर ने क्या क्या चीज ऑडिट किया है, और एकदम नीचे आई थिंक डेलॉयट इसका ऑडिटर है, नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट ये ऑडिट करता है, और सीएमए का इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि वो लोग इसमें एज ए क्या बोलते हैं उसको, टीम मेंबर के हिसाब से काम करते हैं, ऑडिट का जो काम चलता है उसमें सीएमए का भी काफी रोल प्ले होता है, और एज वेल एज कंपनी वैल्यूएशन, इंडस्ट्री लेवल में तो सीएमए का काफी काम होता है, और इंटरनल ऑडिट का काम ज्यादातर केस में सीएमए करता है, ठीक है। यानी फाइनल रिपोर्ट सीए के थ्रू से निकलेगा जरूर, बट ऑडिट का जो फील्ड का काम है उसमें सीएमए का बहुत बड़ा रोल प्ले, समझ रहे सर, इसीलिए आप लोग इग्नोर ना करें इस चीज को। भले ही सीए फाइनल रिपोर्ट जनरेट करे, पर इसमें काम सबको ही करता है, ठीक है। ये देखो निकल के आ गया सर, अब यही चीज मैं आपको एक्चुअली धीरे धीरे लिखाऊंगा, वही मुझे लिखाना है और समझाना है कि एक्चुअली ऑडिट में होता क्या है। तो क्या बोलते हैं कि ऑडिट क्या है, ऑडिट क्या है, क्या बोलते हैं इसके बारे में, ऑडिट में भी डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its size and legal form, and such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon। तो बेसिकली ऑडिट करके कोई कंपनी, हाँ मैंने बेसिकली नहीं, भालो खराब नहीं, वो बस उसका फाइनेंशियल स्टेटस बताएगा कि कैसे भालो करना है, अच्छा करना है वो भी नहीं बताएगा। हाँ वो नॉर्मल सजेशन दे सकता है, वो अलग बात है, पर ऑडिटर का ये काम नहीं है कि कंपनी को सजेस्ट करे कि आप ऐसे बिजनेस करो वैसा बिजनेस करो, ठीक है, ये नहीं। बट हाँ आप सारा अकाउंटिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके बारे में आपको सजेशन जरूर देगा। मैंने जो गवर्नमेंट रूल्स है कि कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, कैसे लीगल मैटर को मेंटेन करना चाहिए, ये सारा मैटर में वो आपको सजेशन भी देगा और अपना ओपिनियन भी देगा। और अगर आप उनके बात को कंप्लीट तरीके से इग्नोर करते हो तो इन दैट केस वो ओपिनियन में आपके बारे में जो ओपिनियन होता है, एक जज क्या होता है, जज सजा सुनाता है, जज का काम क्या है, सजा सुनाना। भाई सही गलत ठीक करने का काम नहीं है जज का,
वो जजमेंट देगा। सिमिलरली ऑडिटर भी एक जजमेंट का ही काम करता है, वो जजमेंट देगा। वो कंपनी का रिपोर्ट देख के, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है उसको देख के, उसको जब चेक करने जाता है, उसको चेक करेगा और उसको चेक करके फिर लोगों को जाके बोलेगा भाई, मैंने रिपोर्ट छाप के बोलेगा कि भाई ये कंपनी का ये सिचुएशन है। अब जो इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी का प्रोमोटर है, जो कंपनी का बाहरी लोग है या अंदर का लोग है, वो अपने हिसाब से देख ले, वो अपने हिसाब से देख ले कि कंपनी का क्या सिचुएशन है। क्योंकि ऑडिटर रिपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑडिटर अगर रिपोर्ट में अच्छा बोलेगा तो चांसेस इज वेरी हाई कि कंपनी का सिचुएशन अच्छा होगा, और अगर ऑडिटर रिपोर्ट में खराब बोलेगा तो चांसेस इज वेरी हाई कि कंपनी का सिचुएशन खराब होगा। समझ में आ रहा है? ये देखो मिल गया। Consolidated independent auditors to the member of Reliance Industries report on the audit of consolidated financial statements, पेज नंबर 203 में। ठीक है, क्या क्या मैटर्स में डिस्कशन हुआ है, मनी कंट्रोल में भी इसी से छापा है। मनी कंट्रोल भी यहाँ से लेके ही छाप दिया, जो मनी कंट्रोल में भी यहाँ पर दिखा रहा था ना आपको, यही है। ठीक है, ये ओरिजिनल है, इसी से लेके वो लोग बात कर की ऑडिट मैटर्स, क्या क्या चीज में ऑडिट किया है, कौन है ऑडिटर भाई, डेलॉयट, मैं बोल रहा था ना डेलॉयट, डेलॉयट हास्किन्स एंड सेल्स एलएलपी है, और दो दो है और एक जन है, चतुर्वेदी एंड शाह। ठीक है, दो फार्म मिलके किया है। अब आप लोग बोलोगे सर क्या एक चार्टर्ड, एक कंपनी का ऑडिट क्या दो फार्म कर सकता है? द आंसर इज यस, द आंसर इज मैंने दो, मैंने अगर ऑडिट का काम बड़ा है तो दोनों दोनों को ही चाहिए होता है। मतलब एक फार्म से जब बात नहीं बनेगा तो दो फार्म भी मतलब अपॉइंटमेंट दे सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि एक ही ऑडिट फर्म पूरा ऑडिट करे, अगर बड़ा काम हो तो दो ऑडिट फर्म भी कर सकता है। ये सब लिखा हूँ मैं। अरे सर सीएमए वाले सीए फर्म में भी काम कर सकता है अगर हाँ, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आजकल ऐसा ही होता है। और सीएमए स्टूडेंट जो होता है ना, वो अपना आर्टिकल ट्रेनिंग सीए इंस्टीट्यूट में, सीए वाले फॉर्म में भी कर सकता है। बस मतलब एक चीज देखना पड़ेगा कि वहां पर कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड काम होता है कि नहीं होता, मतलब अलॉन्ग विद टैक्सेशन जीएसटी। अगर वहां पर मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग रिलेटेड काम भी होता है सीए फॉर्म में, तो फिर अगर कोई सीएमए स्टूडेंट चार्टर्ड फॉर्म में भी काम करते हैं तो उसको भी आर्टिकल ट्रेनिंग में वैलिड माना। समझ रहे सर? सब रूल्स रेगुलेशंस पे बोला हुआ है। देखो पॉइंट टू, प्राइमरी responsibility of an auditor is not to detect fraud and error. The primary responsibility of an auditor is not to detect fraud and error, but to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. ठीक है, whether the financial statements are showing true and fair view or फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, इसी को चेक करना मेनली ऑडिटर का मेन काम होता है। ये रहा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है, ये जो पीएल है, ठीक है, और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, ये सब सही पिक्चर दिखा रहे हैं कि नहीं। सही पिक्चर बने, क्या मैनिपुलेटेड तो नहीं है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, क्या कोई इसको मैनिपुलेट तो नहीं करके रखा? क्या अकाउंट सही तरह से हुआ है? क्या जानबूझ के गलती हुआ हो रहा है? क्या क्या अकाउंटिंग फ्रॉड तो नहीं कर रहा है?
ये सब देखना, ठीक है। मैंने बेसिकली ऑडिटर तुम तभी बन सकते हो, एक अच्छा ऑडिटर का पहचान क्या होता है कि उसका अकाउंट्स का नॉलेज, अकाउंट्स कॉस्टिंग कंप्लीट तरीके से, क्योंकि आपको हिसाब किताब आना चाहिए। अगर कॉस्टिंग में नहीं आएगा तब भी फंस सकते हैं। हाँ, पूरा अकाउंट्स का पूरा कंप्लीट, जो ओरिजिनल कैश फ्लो होता है वही तो है। ये देखो ना, ये सब इनडायरेक्ट मेथड में क्या हुआ है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे आप लोग एक्चुअल में सीखते हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, और यहाँ इधर रहेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर ये 12 में किए थे। हाँ सर, वही वाला है। 12 में भी करोगे, कॉलेज में भी करोगे, अभी भी करोगे, और जब कंप्लीट होके कंपनी के लिए काम करोगे तब भी करोगे भाई। आप लोगों को क्या लगता है कि जो जो लोगों को लगता है जो क्लास 11 में पढ़ा होगा शायद वो कॉलेज के बाद नहीं हो, या कॉलेज में नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। लोग लगता है नहीं नहीं ये तो बचपन का चीज है। अरे क्या बचपन का चीज है, बचपन में ABCD पढ़े थे, तो क्या अभी ABCD नहीं पढ़ते हो, सेंटेंस में पढ़ते हो, है ना। तो वही बात है, जो 11 12 में सीखे हो वो जब बाद में जब कंपनी का रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें करो, ठीक है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही उतना ही सीरियसनेस और उतना ही इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 11 12 में जैसे भी पास कर लेते हैं, कॉलेज को कैसे भी कर लेते हैं, फिर जब CA CMA करने आते हैं तब थोड़ा सा सीरियस होता है, ऐसा नहीं कि सीरियस नहीं होता। बट अगर कोई बोलेगा मैं इसमें भी सीरियस नहीं रहूंगा, तब तो बहुत मुश्किल है। तब बाद में बहुत मुश्किल है। देख रहे हैं सर, फिर बाद में देखो ये सभी चीजों का नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। ये हाँ नोट्स, ये देखो नोट्स टू अकाउंट, ये सब नोट्स टू अकाउंट्स है, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स है कंपनी का मतलब। हाँ যেরকম তোরা শিখিস ওইটাই। हाँ मतलब पहले वो लोग क्या करते हैं इस चीज को, पहले वो लोग पूरा चीज को कर लेते हैं, फिर उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं। बेसिकली ये सारा मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर में होता है, फिर सॉफ्टवेयर से वो पेज को अलग करके एनुअल रिपोर्ट में छाप देता है, PDF बना लेता है। इनका अकाउंट सारा सॉफ्टवेयर में मेंटेन है ना, फिर सॉफ्टवेयर ही रिपोर्ट को जनरेट कर दे। बट उसके लिए तुमको आना तो चाहिए, आना चाहिए ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर में डालने से हो जाएगा, बट सॉफ्टवेयर में तुमको वो चीज आना चाहिए कि भी कौन सा फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, कौन सा ऑपरेटिंग होते हैं। घंटा 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 बोल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट स्पेक्ट्रम अदर इंटर, स्पेक्ट्रम माने लाइसेंस रे बाबा, जियो का काम करता है ना ये लोग। स्पेक्ट्रम में बोला था ना आप लोगों को किसी क्लास में, स्पेक्ट्रम जानते हो, मैं पूछा था किसी को। स्पेक्ट्रम माने मोबाइल टावर का लाइसेंस को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये सब नोट्स में दिया हुआ है, क्या है नहीं है। अरे जिस दिन ये सब पढ़ना समझ जाओगे ना उसी दिन समझिएगा कि आप लोगों का पढ़ाई सार्थक हुआ। जब तक ये पढ़ के समझना पड़ेगा और इसको रेडी करना पड़ेगा, आगे जाके जब तुम लोग काम करोगे, क्या काम करोगे, यही तो करना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक कॉस्ट अकाउंटेंट करता क्या है, ये सब कंपनी का यही सब तो काम करते हैं। अगर यही नहीं कर पाओगे तो फिर किस काम के लिए पढ़ाई करो। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊं, ठीक है। रिलायंस का अकाउंटेंट बनोगे, रिलायंस का CMA बनोगे, CA बनोगे, तब ना मैं भी थोड़ा कॉलर चढ़ा के बोलूंगा कि भाई मेरा स्टूडेंट यहाँ करता है। और आप लोग क्या है, सिर्फ शॉर्टकट। हाँ दर्श, शॉर्टकट पे नहीं होगा। रिलायंस जैसा कंपनी बना देंगे। हाँ बनाओ सर। छोटा बात नहीं करता, रिलायंस ऐसे कंपनी बना देंगे। The primary responsibilities of an auditor is not to detect fraud and error, but to comment whether the financial statements are showing true and fair view or not. ठीक है, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखो सर, financial statement show
true and fair view. Financial statement show true and fair view only when they satisfy. Only when they satisfy all the following three conditions. All the following three conditions. A. All necessary necessary नहीं, इसका कर दो, necessary को काट दो सर. All accounting policies. अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है, इसके बारे में मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास है. तो मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स मैंने फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स जो सैटरडे वाला क्लास होता है उसका अभी इस करंट बैच में जितना क्लासेस हुआ है मैंने सारा क्लासेस बैकअप रेडी कर लिया और उसको मैंने ऐप के अंदर भी डाल दिया और मैं उसका लिंक भी जनरेट कर लिया. हाँ हाँ, पर सिर्फ बेसिक्स अकाउंट्स का. तो मैंने किसी किसी को लाइसेंस असाइन करके दे दिया और सभी के लिए लाइसेंस मैं बना दूँ. आई थिंक कल तक सबको मैं दे दूंगा. ठीक है, तो आप लोगों को उसका आईडी पासवर्ड दे दूंगा, उसके अंदर जाना, सारा प्लेलिस्ट दिया हुआ है. उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हर चीज के बारे में मैंने डिटेल्स में बोल के रखा. ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है. आप लोग जरूर उसको कंप्लीट कर लेना जल्दी जल्दी. 15 से 16 क्लास होगा, 20 क्लास होगा मैक्स टू मैक्स, और वो अलॉन्ग विद जर्नल एंट्री प्रैक्टिस. तो जिसका भी अकाउंट्स में बेसिक गड़बड़ है, डेबिट क्रेडिट का इश्यूज है, अभी भी होता है सर, तो उसे भी ठीक कर लेना. और ये बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट जो है ये भी पता लग जाएगा. ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछता है. ठीक है. अच्छा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ओनली व्हेन दे सैटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस. ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज adopted by management should be proper. मैनेजमेंट जो पॉलिसीज एडॉप्ट करेगा सर वो प्रॉपर होना चाहिए. पॉलिसी इन द सेंस डिप्रिसिएशन यूज करना. हाँ, पॉलिसी माने जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी जैसे कि डिप्रिसिएशन यूज करे, डिप्रिसिएशन में एसएलएम यूज करूंगा कि डब्ल्यूडीवी यूज करूंगा. कौन सा पॉलिसी किस बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है ये हर बिजनेस को बता दिया जाता है. तो भाई आप अकाउंटेंट को वो पता होना चाहिए कि भाई हमें एसएलएम करना चाहिए कि डब्ल्यूडीपी करना चाहिए. तो गवर्नमेंट का सर्कुलर आता है कि भाई आप अपने मशीन का वैल्यूएशन डब्ल्यूडीपी में करना. तो आपको करना चाहिए डब्ल्यूडीपी पर, आप फॉलो करो एसएलएम पे. कोई तो एक होता चाहिए. अच्छा, आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करोगे, उसका भी गवर्नमेंट का सर्कुलर होता है. तो वे लिफो यूज करे कि फीफो यूज करे. ठीक है, वेटेड एवरेज यूज करे कि फीफो मेथड यूज करे. तो गवर्नमेंट नॉर्मली बोलते हैं फीफो यूज करो, लेकिन आप तो अपनी मर्जी लगाते हो. ठीक है, तो प्रॉपर माने जिस चीज के लिए जो मेथड गवर्नमेंट सर्कुलर में बोलेगा या अकाउंट सर्कुलर में बोलेगा आपको वो फॉलो करना चाहिए. तो ऑल अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय मैनेजमेंट शुड बी all the accounting standards must have been applied. आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो ना मैम के पास? हाँ सर, अरे मैम का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्लास होता है ना. तो all the accounting standards must have been applied by the management. तो जब ऑडिट करने जाओगे, ठीक है, चाहे एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर जाओ या ऑडिट फर्म के तरफ से जाओ. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है फर्म में वही लोग ऑडिटर का काम कर सकता है जिनको अकाउंट्स आता है. फाइनल साइन ऑब्वियसली जहां पर फाइनेंशियल ऑडिट हो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा.
लेकिन ऑडिट की टीम में वो हर कोई जाता है जिनको अकाउंट्स आता हो। ठीक है, अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है तो फिर आप ऑडिट की टीम में आपका जगह नहीं। समझ में आ रहा है सर? अब तुम एज एन इंटरनल ऑडिट तो कई बार क्या होता है, सीएमए फार्म को ही दे दिया जाता है कि भाई आप इंटरनल ऑडिट करो, लेकिन इसके लिए उस फार्म के अंदर ऐसे लोग होना चाहिए जिनको अकाउंट्स का अच्छा खासा। एक्सटर्नल ऑडिट के केस में ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है उसमें सीए फार्म को अलावा कोई और कर नहीं सकता, लेकिन सीए फार्म में वो हर कोई हो सकता है जिनको अकाउंट्स का नॉलेज हो। हाँ, लेकिन हाँ, साइन ऑब्वियसली चार्टर्ड का ही बैठेगा उसमें जो ऑडिटर है। सब मिलजुल के काम करते हैं सर। ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव बीन अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट सी, adequate disclosure must have been given. Adequate disclosure must have been given in schedule and explanatory notes on accounts. दिखा देते हैं, ये देखो, तुमने अपने अकाउंट्स को डेवलप करने के लिए रिलायंस ने मानो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या कंपनी का बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सारा चीज दे तो दिया। जैसे यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कंपनी का इतना 8,91,311। ठीक है, लेकिन इसके लिए सेक्शन एक नोट दे दी। ठीक है, 25। अदर इनकम का भी एक नोट दिया 26। अब ये अदर इनकम में या नोट 25 में या नोट 26 में क्या मिलता है? इसके लिए आपको नोट 25 या नोट 26 को विजिट करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट होता है नोट 1। ठीक है, पंद्रह 16। ठीक है, हम्म? ये रहा। अदर इनकम में क्या है, ये देखो, रिलायंस का अदर इनकम में नोट 26 में वो डिटेल्स में बोलते हैं 21-22 में उसके पास बैंक डिपॉजिट था 99 करोड़ का, 22-23 में उसके पास बैंक डिपॉजिट है 1806 करोड़ का। उसके पास डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट माने उसने किसी को लोन दिया, डिवेंचर, दूसरे कंपनी को डिवेंचर दिया तो बदले में इंटरेस्ट खा रहा है। तो 11,463 का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लास्ट ईयर में था, इस 22-23 में इतना का है। अदर फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एमोटाइज माने गुडविल वगैरह किसी को दे के रखा है तो उसका हर साल एमोटाइजेशन होता है, इसलिए एमोटाइजेशन माने जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसा ही इंटेंजिबल का एमोटाइजेशन होते हैं। हर साल अगर वैल्यूएशन कम होता है तो वैल्यू को कम करते हुए लास्ट ईयर 790 करोड़ का था, इस बार 1190 का, बाकी इधर उधर मिला के 399, कुल मिला के कंपनी के पास इतना इंटरेस्ट इनकम है। डिविडेंड इनकम देखो कंपनी का, डिविडेंड इनकम माने कंपनी ने दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा हो। ठीक है, 38 करोड़ का डिविडेंड कमाया है। अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम देखो कितना गेन या लॉस किया है, लॉस करेगा तो नेगेटिव में देखेगा। ये देखो रियलाइज्ड गेन ब्रैकेट में दे रहा है माने लॉस, माने कुछ लॉस हो गया है। ठीक है, लास्ट बार में गेन था, लास्ट बार में 213 करोड़ का गेन था, इस बार 304 करोड़ का अनरियलाइज्ड लॉस हो गया है। ठीक है, सो ये सब बहुत सारा चीज होता है जो आपको डिटेल्स नॉलेज हो जाने से, नोट्स चेक करने से आपको डिटेल्स में पता लग जाएगा कि भाई आखिर जो बोल रहा है उसका कोई मैचिंग हो रहा है कि नहीं। ऑडिट का काम करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, ऑडिट का लोग ना कॉलेज लेवल में ऑडिट को ना थ्योरी की तरह पढ़ता है। मैं तो समझ नहीं पाता कि इतना इंपॉर्टेंट एक स्किल्स है, इसको सिर्फ थ्योरी की तरह लिखने से नहीं होता है। थ्योरी तो है कि भाई कैसे करना है, किस लिए करना है, सब कुछ चाहिए,
बट इसका रियल एप्लीकेशंस को भी बताना है और उसको भी समझना है। इसलिए प्रोफेशनल लेवल में ऑडिट को थ्योरी की तरह नहीं समझा जाता, आपको केस स्टडीज क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। ठीक है, ये सिचुएशंस है, इस सिचुएशंस में आप क्या करते, ऑडिटर को क्या करना चाहिए था। हाँ, तो आपको मैं वही चीज दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। हो सके तो रेगुलर बेसिस में कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट निकालो, पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, उसको रीड करने का एक आदत डालो। ये मैंडेटरी है, सीए सीएमए के अंदर ये स्किल्स मैंडेटरी है। जो नहीं करेगा डेवलप तो फंसेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, किताबी पढ़ाई में नहीं है सब कुछ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल दुनिया है और आप प्रोफेशनल्स हो, आप लोगों को प्रैक्टिकल फील्ड के साथ जोड़ना पड़ेगा। सिलेबस खत्म कर लेंगे, ये उखाड़ लेंगे, वो उखाड़ लेंगे, नहीं होता। सिलेबस भी खत्म करना है, प्रैक्टिकलिटी को भी खत्म करना है। मैंने नॉट जस्ट यू जस्ट नीड, मतलब यू जस्ट फील कि आई नीड टू फिनिश द सिलेबस, sit in an exam and pass the exam. That's not the only criteria to success in this field. पहला बात तो पास तभी कर पाओगे जब तक प्रैक्टिकल सेंस डेवलप नहीं होगा, क्वेश्चन ही समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन ही समझ नहीं पाओगे। बस यही बात मैं बार बार आप लोगों को याद दिलाते होंगे चलूंगा सर। चलो नेक्स्ट, समझ गए। एडिक्वेट डिस्क्लोजर मस्ट हैव बीन गिवन इन शेड्यूल एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन अकाउंट्स। मैं दिखा भी दिया आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन अकाउंट्स क्या होता है। ए बुझते पाচ্ছেরা, ए बोलो सर। अभिजीत बुझते पारली? बर्मन साहब, हाँ सर। बर्मन साहब का कोई आवाज नहीं है। दर्शप्रीत, दर्शप्रीत हो जाए अच्छे। हाँ सर। यस सर। थैंक यू। चलो और लिखो, बहुत दूर जाना है, लॉट्स टू गो, प्रॉमिसेस टू कीप। अच्छा नेक्स्ट, चलो एक इंटरेस्टिंग चीज लिखाएंगे। ये लास्ट दिन मैंने बताया था लास्ट क्लास में, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, बट मैं बताया था, बट इसको मैं भी लिखाऊंगा। ऑडिट इज अ प्रोसेस, diagrammatically represent below। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ऑडिट एक प्रोसेस है, उसको डायग्रामेटिकली हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं बिलो। कैसे करेंगे सर? इसको स्टार्ट करना पड़ेगा नीचे से, मतलब नॉर्मली हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ना, बट इस बार हम लोग थोड़ा उल्टा खेल खेलेंगे। नीचे क्या लिखे हो आप? ये है सब्सटेंटिव, नीचे ये वाला लिखा सब्सटेंटिव, और इसको लिखा मैंने कंप्लायंस। ये दोनों ऑडिट प्रोसीडियर है। ठीक है, क्या है सर? ऑडिट प्रोसीडियर। सॉरी, इसमें एक ओपिनियन के बीच में और एक चीज होता है, ऑडिट एविडेंस। फिर एविडेंस के ऊपर होता है ओपिनियन, और सबसे ऊपर होता है ऑडिट।
आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ऑडिट, ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट प्रोसीडियर। प्रोसीडियर में सब्सटेंटिव है, कंप्लायंस है। सब्सटेंटिव का दो पार्ट है, ऑडिट ओपिनियन के ऊपर ऑडिट है। सब्सटेंटिव का दो प्रोसेस है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। और सब्सटेंटिव का और एक है एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज। और कंप्लायंस में आ जाता है सर, कंप्लायंस में एक चीज लिखो, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल इसमें लिखना टू चेक, टू चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल to check whether internal control is effective, efficient or not. To check whether internal control effective, efficient or not. लिख लिया यहां तक, अब समझाता हूं। मुझे इतना बताओ लिखा कि नहीं? सबने लिखा? यस सर। हाँ सर। देखो अब क्या ये इमेज क्या बताता है, ये फ्लो चार्ट क्या बताता है? देखो सर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं, उसे एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाउ टू जनरेट ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिट रिपोर्ट को जनरेट करने का बेसिकली जो तरीका होता है, प्रोसीडियर होता है, लिखा तो मैंने ऊपर से, मैंने सॉरी, देखने में लगता है ऊपर से, बट एक्चुअली होता है नीचे से। आप जब ऑडिट करने जाओगे तो सबसे पहले आपके सामने दो ऑप्शंस आएगा, एक आप सब्सटेंटिव प्रोसीडियर फॉलो कर लो या कंप्लायंस फॉलो करो। ना क्वेश्चन उठते से सब्सटेंटिव करें कि कंप्लायंस करें। तो सब्सटेंटिव का मतलब होता है भाउचिंग करना है, वेरिफिकेशन करना। सर भाउचिंग किस चीज का करते हैं और वेरिफिकेशन किस चीज का करता है, मैं लिखाता हूँ। भाउचिंग होता है सर करंट एसेट्स का, जैसे कि कंपनी के पास बिल जो है, ठीक है, मैंने करंट एसेट नहीं बोलेंगे, बेस्ट होता है कि जैसे मानो कंपनी जो डेली कमाता है, उसके लिए कंपनी के पास क्या होगा, सेल बिल होगा, परचेज बिल होगा, है ना। तो वो जो सेल बिल है, परचेज बिल है, वो भाउचिंग करना पड़ता है कि भाई तुमने कितना सेल किया, कितना परचेज किया। उसके लिए तुम्हारे पास चालान होगा। भाउचर माने क्या, चालान। भाउचर का क्या मतलब होता है, चालान बनाना बोलते हैं ना, जब काम में जाओगे ना तो भाउचर बनाना बोलता है, काम जो लोग करते हैं। भाउचर माने चालान बनाना। और भाउचर को चेक करने का जो सिस्टम है उसे भाउचिंग बोलते हैं। व्हाइल चेकिंग भाउचर इज कॉल्ड अ भाउचिंग, ठीक है। तो भाउचिंग में क्या होता है, सेल बिल, परचेज बिल एटसेट्रा चेक किया जाता है। बिजनेस का दो ही तो चीज होता है भाई, सेल और बाई मेनली। कितना खरीद रहे हो, कितना बेच रहे हो, कितना पैसा दिए हो, कितना पैसा बाकी है, कैश का कितना है, क्रेडिट का कितना है, इतना देखना होता है ना। तो भाउचिंग में वो देखा जाए। वेरिफिकेशन किस चीज का होता है, एसेट का। तुमने अगर बैलेंस शीट में देख के रखे हो कि भाई मेरे पास इतना एसेट है, मेरा लैंड है, बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, तो प्रॉपर्टी है कि नहीं, प्लांट है कि नहीं, इक्विपमेंट है कि नहीं, उसका पेपर है कि नहीं। ऐसे थोड़ी होता है कि भाई कहीं पर कोई बिल्डिंग है, जाके बोलूंगा मेरा है तो क्या मेरा हो जाएगा। उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास, रजिस्टर्ड, एकदम गवर्नमेंट के घर में टैक्स जमा किया हुआ डॉक्यूमेंट, स्टैम्प ड्यूटी वाला डॉक्यूमेंट दिखाओ। हर चीज के बेसिस में प्रूफ दिखाना पड़ता है। नहीं तो किसी को भी कहीं पर भी वो अपना बोलेगा मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है, और फिर इस तरह से वो मैनिपुलेट कर सकता है। हर हर किसी को
हर बिजनेस को करना होता है, हर बिजनेस को। मोटा मोटी ऑडिट किसको करना होता है मैं वो भी लिखाता हूँ। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है एनुअली 100 लाख, तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, मास्ट। और अगर आप एक प्रोफेशनल्स हो, लाइक आप बिजनेस नहीं करते, कोई प्रोफेशन संभालते हो, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस करता है तो आपको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। और जहां पर गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी कोई रूल बना देते हैं उनको तो करना वो गवर्नमेंट बताता है, सर अदरवाइज। होते हैं हाँ 1 हाँ, करोड़, बिजनेस के लिए 1 करोड़। बिजनेस के लिए 1 करोड़, बिजनेस के लिए 1 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा कमाओगे सरकार के घर में जाके। हाँ एक्सटर्नल ऑडिट हाँ, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट गवर्नमेंट का रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता। वो कंपनी एक्सटर्नल रिपोर्ट अगर खराब ना निकले, एक्सटर्नल रिपोर्ट में जो ओपिनियन है वो ओपिनियन अगर खराब निकल जाएगा ना, तो फिर स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट आ जाएगा, बिजनेस में इन्वेस्टर को प्रॉब्लम आ जाएगा, बैंक लोन पाने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर आने से पहले एक बार इंटरनल ऑडिट करवा दो, किसी भी फर्म से करवा सकते हो। कि नाम स्पेलिंग बोल, ভিডল কি কাজ করে এরা? পেট্রোল আচ্ছা, ইঞ্জিন অয়েল বানায় কি? কি হয়েছে? না ওটা অ্যাকচুয়ালি ওটা বাবা আর কি কোয়ালিটি রুমে কাজ করে। আচ্ছা, আমি দেখছি যে ওটা আছে কি হ্যাঁ এই তো ওটাই টাইড ওয়াটার, এই কোম্পানিটার অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে টাইড ওয়াটার অয়েল কোম্পানি লিমিটেড। ওটা তুই যেটা বলছিস ওটা হচ্ছে ব্র্যান্ডের নাম। তো বাবার কোম্পানি তো অডিট হবে। না আমাকে বলেন শুনুন কিছু মতো বলি যে যদি কোনোদিন এরকম রিপোর্ট পাওয়া হয় পাঠাবে তো। হ্যাঁ, রিপোর্ট বাবার কাছে থাকবে, বাবা চাইলেই বের করতে পারবে। বাবা বললেন অ্যাকচুয়ালি কি হয় কোম্পানিতে কিরকম ভাব আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অফিসার তাদের ডিসচার্জের ব্যাপার। হ্যাঁ অবশ্যই, বাবার থেকে জানি সব কি করছিস, এগুলোই তো জানিস জান। যদি বাড়িতে বাবা আছে মা আছে অফিসে কাজ করে, সরকারি হোক কি প্রাইভেট হোক যে কোনো অফিস হোক, বাবা মা মানে ওরা যদি কাজ করছে ওরা জানে। তো এবারে ওদের থেকে হ্যাঁ, এবারে হয়তো ওরা একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টে আছে, সব ডিপার্টমেন্টে নেই, তো সেক্ষেত্রে তুই যে বললে ওরা ঠিক ইনফরমেশন তোকে কিছু না কিছু বোঝাতে পারবে। जो पॉइंट में बात हो रहा था, तो आप जब किसी कंपनी में ऑडिट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि जाके भाई नॉर्मल में जाके यही चेक करना होता है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करना, एसेट का वेरिफिकेशन कर लो और रेवेन्यू चीजों का जैसे बिल वगैरह का वाउचिंग करो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो, माने कंपनी का एसेट लायबिलिटी का जो चेकिंग होता है कि भाई कितना एसेट है कितना लायबिलिटी है, रेशियो एनालिसिस होता है ना सर, रेशियो एनालिसिस करना पड़ता है। हाँ, एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस बेसिकली कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना, ठीक है। वो क्विक रेशियो वगैरह, एसेट टर्नओवर रेशियो वगैरह, मैं रेशियो कराऊंगा मैं, ठीक है। रेशियो का चैप्टर मैं भी कराता हूँ, मैम भी कराते हैं, मैं फाइनेंशियल ओरिएंटेड वे से कराता हूँ और मैम अकाउंट्स में भी किसी जिन लोगों का होता है अकाउंट को कराते हैं, तो जहां भी मिले कर लेना, ठीक है। मेरे क्लास में फाइनेंशियल डिस्कशन हो जाता है, मैम के क्लास में अकाउंटिंग प्रैक्टिस की तरफ हो जाता है। तो एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियोज ये भी चेक करना ऑडिट का काम होता है, ठीक है। फिर ऑडिट प्रोसीडियर चेक करना, जैसे ये ऑनलाइन में हम लोग जब किसी कंपनी का रेशियोज चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मानो रिलायंस इंपॉर्टेंट रेशियोज मैं लिखूंगा ना, इंपॉर्टेंट रेशियोज की फाइनेंशियल रेशियोज आ गया। की फाइनेंशियल रेशियोज ओपन करते ही देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, अर्निंग पर शेयर आ जाता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आ जाता है, मैं भी सारा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है।
ये सब अकाउंट्स या FM क्लास में बात करूंगा सर, डोंट वरी। ठीक है, ये देखो बुक वैल्यू पर शेयर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पीबीडीआईटी पर शेयर, पीबीआईटी पर शेयर। ठीक है, ये देखो रेशियो में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है, पीबीआईटी मार्जिन। ठीक है, फिर इधर देखो लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, अर्निंग रिटेंशन रेशियो। हम लोग आजकल एफएम में भी तो कर रहे हैं ना डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्लास 12 में भी करते हो, कॉलेज में भी करना है, और प्रोफेशनल नहीं, क्लास 12 में भी तो होता है रेशियो। हाँ, क्लास 12 में भी होता है, लेकिन तब तुम लोग सिर्फ एग्जाम के हिसाब से करते थे, अब तुम लोग को प्रैक्टिकल फीलिंग्स के साथ करना होगा। ठीक है, वैल्यूएशन रेशियो होता है। ठीक है, ठीक है, वैल्यूएशन रेशियो, ईवी नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मार्केट कैप बाय नेट ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रिटेंशन रेशियो। ठीक है, ये सारा चीज मैं सिखाऊंगा सब, एफएम में मैं भी सिखाऊंगा सर। ठीक है, तो ये रेशियोज चेक करना पड़ता है। रेशियोज चेक करके क्या पता चलता है बिजनेस का स्टेबिलिटी, कि बिजनेस आगे अच्छा परफॉर्म करेगा कि आगे प्रॉब्लम में आ सकता है। ये सारा चीज पहले से समझ में आ जाता है रेशियोज चेक कर। बोलो रे, सब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। जी सर। तो सब्सटेंटिव का मतलब ये होता है। और तो फिर कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस प्रोसीडियर में क्या होता है? कंप्लायंस प्रोसीडियर थोड़ा सा झमेला वाला प्रोसीडियर। झमेला वाला माने इसमें ना पहले देखना पड़ता है इंटरनल कंट्रोल कैसा है। इंटरनल कंट्रोल माने कंपनी का जो अंदर में जो लोग हैं, कंपनी का स्टाफ, एम्प्लॉइज। अगर मानो किसी कंपनी में हर डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय है, सेल्स में सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज में परचेज डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस में ऑपरेशन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कैश काउंटर में कैश डिपार्टमेंट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन हर पर्टिकुलर काम के लिए स्पेसिफाइड लोगों को बिठा के रखते हैं, इसका मतलब समझ जाना कि उस कंपनी का रिपोर्ट सही निकलने का चांसेस ज्यादा है। अगर अगर कंपनी में 10 डिपार्टमेंट है, अगर 10 डिपार्टमेंट के लिए 10 × 10 डिपार्टमेंट, 10 आउट ऑफ 10 डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉइज हैं, तो इसका मतलब कि हर चीज ठीक ठाक मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, तो कंपनी ने किया है। उनको सैलरी तो देना पड़ता है, फ्री में तो कोई नहीं काम करता। तो इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए हैं, तो समझ लेना कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहने का चांसेस ज्यादा है। और अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा आता है तो फिर ऑडिटर का काम थोड़ा काम हल्का हो जाता है। और ऐसे केसेस में ऑडिटर डिपार्टमेंट वाइज, तब डिपार्टमेंट वाइज कंपनी के पास हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रिपोर्ट होता है। और जब हर एक और एज एन ऑडिटर आप जब कंपनी में जाओगे, आप तो बाहर के लोग हो, तो जब एज एन ऑडिटर आप कंपनी में एंट्री करोगे तो आप जाके देखोगे भाई हर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हुए हैं, तो सबके पास उनका उनका रिपोर्ट मिल जाएगा। और अगर सबके पास सबका अलग अलग रिपोर्ट मिल जाता है तो चांसेस इज वेरी हाई कि इसका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है। ऑब्वियसली चेक तो मैं करूंगा ही, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो मेरे को चेकिंग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मानो कि डिपार्टमेंट 10 है और 2 ही लोग हैं, तो 10 डिपार्टमेंट के लिए अगर 2 एम्प्लॉय को रखा गया है और सबको ही मिलके 5-5 काम करते हैं, तो चांसेस इज वेरी हाई कि मिस मैनिपुलेशंस हो सकता है, मिस स्टेटमेंट्स हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब एज एन ऑडिटर आपका अभी माथा खराब होगा। समझ में आ रहा है? तो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क मैंने इस तरह का सिचुएशंस होगा, ऑडिटर ज्यादा चार्ज करेगा। जहां पर इंटरनल कंट्रोल सही रहेगा, ऑडिटर कम चार्ज करेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑडिटर को तो कोई रोक नहीं सकता चेक करना, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सही है तो फिर ऑडिटर का चार्ज भी कम, लेकिन रिपोर्ट तो उनको देना ही पड़े। सिंपल बात। जैसे मानो डॉक्टर के पास 2 पेशेंट गया है, एक पेशेंट जो है रेगुलर एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, उसका इंटरनल इम्यूनिटी अच्छा है, स्पोर्ट्स खेलता है, रनिंग करता है, बुखार उसको भी हुआ है।
और एक जन गया जिसका इंटरनल इम्यूनिटी चैलेंज में आ चुका है, स्पोर्ट्स में नहीं है, योगा में नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, और बैठे बैठे सिर्फ ठूसता है। ठीक है, बात समझना। तो जो बंदा एक्टिविटी करने के साथ साथ फीवर लेके डॉक्टर के पास गया, और जो बंदा विदाउट एनी एक्टिविटी, ठीक है, ठूस ठूस के डॉक्टर के पास पहुंचा सेम फीवर लेके, डॉक्टर को चिंता किसको लेके होगा बोलो? ऑब्वियसली जो ठूस था वो बंदा गया होगा। ठीक है, उसका देखा जाएगा कि फीवर के साथ साथ बीपी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, शुगर का इश्यूज हो चुका है। ठीक है, तो तब डॉक्टर हर दवाई उसके ऊपर लागू नहीं कर सकता, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। अगर शुगर है तो ये मेडिसिन नहीं चलेगा, वो मेडिसिन देना पड़ेगा। बीपी है तो ये मेडिसिन कम करके वो मेडिसिन ज्यादा देना पड़ेगा। वेराइटीज ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या? जिसका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं होता है, उस पर डॉक्टर का क्या होता है? माथा खराब पड़ जाता है, तो चार्जेस भी बढ़ जाता है। और जिसका इंटरनल कंट्रोल सही है, रेगुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, हाँ, उसको क्या बोलेगा? बेसिक एक चार्ज लेगा, कुछ मेडिसिन बोल देगा, और बोलेगा भाई घर जाओ। और इसको बोलेगा, इसको 2 दिन देखेगा, फिर तीसरा दिन ये टेस्ट वो टेस्ट। ठीक है, फिर अगर ज्यादा दिक्कत होगा हॉस्पिटल में एडमिट करो। एक बिजनेस का भी ये हेल्थ चेकअप ही तो है। बात समझ में आ रहा है? तो कंप्लायंस प्रोसीडियर का क्या कॉन्सेप्ट है कि तुम अगर अंदर जाके देखते हो इंटरनल कंट्रोल सही है, टू चेक वेदर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव एफिशिएंट और नॉट। अगर इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव एफिशिएंट होगा तो ऑडिटर का सिंपल काम आसान हो जाएगा। वाउचिंग वेरिफिकेशन एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल तो करना ही है, पर कंप्लायंस में क्या होता है, वो बस रिपोर्ट सबमिट कर देगा। दोनों ही करना पड़ सकता है, लेकिन कॉम्प्लायंस मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है ना, इतना चेकिंग में भी माथा व्यथा नहीं होता। बस जस्ट देखो, एक रिपोर्ट सबमिट करना होता है, सबमिट करना है, कंप्लायंस करके छोड़ दो। कंप्लायंस मैंने क्या, जिस चीज के लिए जो फाइलिंग करना है वो फाइलिंग करना, देखना, प्रोसीड्यूरल सब चीज से फॉलो करना, और फिर प्रोसेस में डालना। समय भी कम लगता है, चार्जेस भी कम है। अगर कंपनी पहले से ही सारा चीज ठीक ठाक मेंटेन कर रहा है तो फिर ऑडिटर और क्या करे, वो बस अपना ड्यूटी करे। ये दोनों मिला के ऑडिट प्रोसीडियर कंप्लीट होता है। तो बेसिकली 2 तरह का ही प्रोसीडियर है, दोनों ही फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर ऑडिट प्रोसीडियर कंप्लीट होने के बाद आता है ऑडिट एविडेंस। यानी तुमने जो जो प्रोसेस कंप्लीट किया उसके रिगार्डिंग तुम्हारे पास सारा एविडेंस जुगाड़ हुआ कि अब जैसे ही एविडेंस तुमको मिला, अब तुम ओपिनियन दोगे। ओपिनियन में नॉर्मली 4 तरह का रिपोर्ट होता है। सबसे बेस्ट होता है क्लियर रिपोर्ट, क्लियर। उसके बाद आता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड माने विथ सम प्रॉब्लम, हल्का फुल्का, लिटिल बिट इशू। और एक होता है सर एडवर्स ओपिनियन। एडवर्स माने रिपोर्ट अच्छा नहीं है। और चौथा होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, माने इतना खराब है हालत अंदर से कि कुछ बोलने लायक नहीं। बस ऑडिटर का काम इसी में खत्म हो जाता है। आगे ऑडिटर किसी को जेल में डालेगा, ये सब काम ऑडिटर का नहीं। वो ये रिपोर्ट गवर्नमेंट को क्वालिफाइड, किसी तरह से क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए नाम दिया है क्वालिफाइड। मैं लिखाता हूँ, समझ गए सर? तो ये है एक्चुअल सिस्टम, इसको मैंने शॉर्ट में दिया। लास्ट दिन में ये चीज समझाया था, बट तब तुम लोगों को सिर्फ थ्योरेटिकली बताया था, तो मुझे उस टाइम उसी दिन लगा था कि नहीं थोड़ा लिखा देने से अच्छा रहेगा। हाँ, लास्ट दिन जब मैं नोट से पढ़ा रहा था, कहाँ चला गया,
लास्ट दिन जब मैं नोट से पढ़ा रहा था ना, तब यहाँ से मैं बोला था। ठीक है, कोई बात नहीं। स्कोप ऑफ ऑडिट इसी में शायद बोला था। नेक्स्ट देखो सर, 5 नंबर पॉइंट। सर भाउचिंग क्या होता है? व्हाट इज भाउचिंग? भाउचिंग में लिखा, भाउचिंग refers to checking and expenses. Vouching refers to checking of income and expenses, and verifications का मतलब होता है refers to checking of assets and liabilities. ठीक है, एसेट लाइबिलिटी चेक करने को बोलते हैं वेरिफिकेशन करना, और इनकम एक्सपेंस चेक करने को बोलते हैं भाउचिंग करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल परचेज चेक करने को भाउचिंग बोलते हैं, परचेज बिल। ठीक है, सेल्स बिल सब भाउचिंग होता है। बट कैश का क्या करोगे? कैश क्या है? एसेट है ना, कैश एसेट है ना, तो एसेट का क्या होता है? यस, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, एनी काइंड ऑफ एसेट्स, वेरिफिकेशंस। ठीक है, वैसे इनकम्स एंड गेन्स को चेक करना, एक्सपेंस को चेक करना है तो भाउचिंग करो, और एसेट एंड लायबिलिटी को चेक करना है तो वेरीफाई करो। इन सिंपल ऐसे भी सोच सकते हो, पीएल का जो आइटम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम होता है, भाउचिंग। कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम होता है उसका भाउचिंग होता है, क्योंकि वहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंस का डेटा मिलता है। तो अगर आपको प्रॉफिट लॉस का डेटा को, अगर तुमको प्रूफ चाहिए, तुमको ये जो पीएल है, ये पीएल में कंपनी ने कितने का सेल्स किया है, तो वैल्यू ऑफ सेल्स अगर बता रहा है कि भाई 8,56,770 टका का मैं सेल किया 2022-23 में, तो इसके रिगार्डिंग आपके पास सेल बिल होगा, हाँ या ना? सेल किया तो भाई सेल का बिल दिखाओ, जर्नल एंट्री दिखाओ। तो पहले बिल देना है, फिर बिल के साथ उसका अकाउंटिंग एंट्री देखना है कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर डे में मैंने इतना सेल इतने लोगों को किया, उसका दिखा दो। अगर मैचिंग करने के टाइम पे 8,56,770 करोड़ है ना, 8,56,770 करोड़ का, लेकिन ओरिजिनल में मानो पता चल रहा है कि भाई 5.5 लाख करोड़ का ही सेल हुआ है, तो भी इतना सेल मैनिपुलेट क्यों हुआ? अगर कहीं पर भी कोई डिस्क्रिपेंसी होता है तो वो चेक करने से पता चलता है। इट्स अ वेरी रिगोरस वर्क। बैड रिपोर्ट जनरेट करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड को फाइलिंग करेगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा, फिर गवर्नमेंट को पता चलने से गवर्नमेंट अभी आगे का एक्शन लेगा, फिर उसको डबल चेकिंग कर, अगर बहुत बड़ा केस होगा तो डबल चेकिंग करेगा, एनएफआरए आ सकता है, ईडी आ सकता है, फिर कंपनी का लाइसेंस छीनेगा, उसका जो भी टैक्स लायबिलिटी वगैरह है उस पर जब्त करेगा, अगर बहुत ज्यादा अकाउंट बहुत बड़ा फ्रॉड होगा तो फिर जेल में डालेगा, सब कुछ एज पर प्रोविजंस। ऐसा तो होता है, ऐसा हुआ भी है और हो भी रहा है। ये जो विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे चोर लोग जो अभी विदेश में जाके बैठा हुआ है, वहां का फॉरेन गवर्नमेंट उनको डिपोर्ट नहीं कर रहा है। भाई हमारे देश में चोरी किया है तो तुम उनको डिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? अब किसी दूसरे के देश में जाके किसी को तो उठा के नहीं ला सकते ना,
तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सिटीजनशिप है तभी ना। अब फॉरेन कंट्रीज का क्या जानते हो, स्पेशली यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशंस, ये सब। यूके में 1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने से सिटीजनशिप दे देता है। यूके में 1 मिलियन का इन्वेस्ट करने से सिटीजनशिप मिल जाता है। समझ में आ रहा है सर? अब वो लोग उनको डिपोर्ट करेगा नहीं। अब इसके लिए ना बेसिकली देखो, करप्शन को बंद करने के लिए ना सबको एकजुट होना चाहिए। अब जैसे अमेरिका, अभी अमेरिका को लगता है कि जब से ये लादेन का केस हुआ है उसके बाद से अमेरिका को लग रहा है, हाँ 9/11 ठीक है, लादेन ने जब उनका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वंस किया, वहां पर जाके अटैक किया, तब अमेरिका को लगा कि अच्छा इसका मतलब पाकिस्तान में गड़बड़ है। लादेन पाकिस्तान में ही तो था जब अमेरिका पाकिस्तान में घुस के उनके अबोटाबाद के घर से लादेन को उठा लेके गया और फिर अटलांटिक ओशियन में जाके गाड़ दिया उसको। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये पाकिस्तान बोल के कर पाए? क्या अमेरिका इंडिया में घुस के हमारे यहाँ पर किसी को भी उठा के लेके जा सकता है? नहीं कर सकता। आज के डेट में तो नहीं कर सकता, पुराने जमाने में कर सकता था, क्योंकि पुराने दिनों में हम लोग किसी का चमचागिरी करता था, बहुत सारा चमचा नहीं, डरपोक जैसा डिसीजन लेता था। आज के डेट में संभव नहीं है। वो कनाडा में जो रिसेंटली वो कुछ एक्टिविटीज को लेके जो अभी खालिस्तानी एक्टिविस्ट को लेके जो मारपीट हुआ है, कनाडा गवर्नमेंट बार बार बोल रहे हैं कि इस पे इंडियन गवर्नमेंट है। इंडियन गवर्नमेंट बोल रहे तुम प्रूव करो, प्रूव करो। आप वहां वहां पे गवर्नमेंट में मेरे को जितना लास्ट खबर मिला कि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला उनको, कोई इंडियन कनेक्शंस नहीं मिला अभी तक। अब करें तो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज, ठीक है, दुनिया भर में चलता है। लेकिन ये करप्शन हो, जैसे दाऊद इब्राहिम, जब से भारत पाकिस्तान भाग हुआ है, दाऊद इब्राहिम जो हवाले के थ्रू से पूरा माने बेसिकली क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, इलीगल पैसा इस देश से उस देश में, उस देश से इस देश में, ऐसा करता है और फंडिंग करता है, गलत तरीके का फंडिंग करते हैं, करप्शन को फंडिंग करता है। दाऊद इब्राहिम सारा जिंदगी भर भारत को बैम्बू दिया, जितना अटैक इंडिया में हुआ है हर अटैक के पीछे दाऊद इब्राहिम है, और दाऊद इब्राहिम के पीछे पाकिस्तान गवर्नमेंट है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के पीछे हमेशा से अमेरिका रहा है, यूरोपियन नेशंस रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि इंडिया तरक्की कर जाएगा तो इन कंट्रीज का दिक्कत हो जाए, क्योंकि इंडिया तरक्की करने से इनको पता है कि इंडिया लीडर बन जाएगा, और इंडिया लीडर बन जाएगा तो फिर इनका दादागिरी बंद हो जाएगा। इसलिए अमेरिका, यूरोप कभी नहीं चाहता था कि इंडिया तरक्की करे। इंडिया अपना गरीबी, मिडिल क्लास लड़ाई में ही जूझते रहे। ये इनका सोची समझी चाल। हम लोग इलिटरेट हो जाए, दिन के दिन मूर्ख बने, अपना कल्चर भूल जाए, ये इनका टारगेट है। और हम लोगों को बॉम्बिंग करके, टेरर अटैक करके हम लोगों को हमेशा परेशान करते। तो इतना पैसा अमेरिका फंडिंग करता था पाकिस्तान को टेरर के लिए, फंडिंग मैंने क्या, अभी अमेरिका भी नहीं करता है। अभी तो समझ गया ना कि वो तो, उसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं दूध दिए, दूध की बोले काल साहब पोसा कि यार बोले ना कि बाड़ीते दूध खीर दिए काल साहब पूछते, माने तुम्हारे घर में वो सर्प है जो तुमको ही काटेगा और तुम उसी को, हाँ हाँ, मतलब तुम जो सांप तुमको काटेगा उस सांप को तुम ही घर पे खुद पाल रहे हो। तो वो तो सांप पाल रहा था, आस्तीन का सांप बोलता है ना, तुमको ही काटेगा, तुम पाकिस्तान काटा। तो मैंने बेसिकली हम पाकिस्तान में ही तो लादेन था, अफगानिस्तान का बेसिकली मुद्दा था, मारा, क्या करेगा वो, अपने कारण मारा। अब तुम लोग ये सब प्रमोट काहे करते हो? ये जो इंग्लैंड जो करता है, यूके जो भी करता है, कनाडा जो कर रहा है, क्यों करेगा भाई? अपने फायदे के लिए, सिर्फ कुछ चंद मिनटों के पॉलिटिकल फायदे के लिए तुम करप्शन को बढ़ावा मत दो। अगर इंडियन गवर्नमेंट भी कभी करता है उसको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए दुनिया को एकजुट होना पड़ेगा। दुनिया एकजुट नहीं है ना, यही प्रॉब्लम। एंटी करप्शन सबको एक होना पड़ेगा, एंटी टेरर, एंटी करप्शन एक होना पड़ेगा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट का इतना पैसा, भारत का इलीगल मनी
जो स्विट्जरलैंड के बैंक में पड़ा हुआ है, स्विस बैंक। स्विस बैंक इसको एक्सेप्ट काहे करता है? नहीं करना चाहिए सर, ये सब गलत पैसा है, ये सब फेमा रेगुलेशंस को वायलेट करने का पैसा है, ब्लैक मनी है इंडिया में। इतना पैसा ब्लैक मनी फॉरेन में है स्विस बैंक या ऐसे बैंक के पास कि अगर उसको वहां से उठा लेके आया जा सके, अगर वहां का गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो ही हो सकता है, कभी नहीं करेगा। क्योंकि उनको तो, अरे हमारे ब्लैक मनी से उनका फंडिंग होता है, तो वो कभी नहीं चाहेगा उनका रिचनेस कम हो जाए। लेकिन अगर वो पैसे इंडिया में आ जाए, हर एक इंडियंस के अकाउंट में 15 लाख करके जाएगा। ब्रिटिश जमाने में लोग, ब्रिटिश ने लूटा, और अभी जो रिच लोग हैं, जो इलीगल रिच लोग हैं, वो लोग लूट रहे हैं और उनको मदद कर रहा है करप्टेड पॉलिटिशियंस। समझ रहे हो सर? देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। करप्शन ऐसे नहीं होता, करप्शन का जड़ होता है फाइनेंस। करप्शन का जड़ होता है फाइनेंस। फाइनेंस बंद कर दो, पूरा करप्शन खराब टूट जाएगा। पैसा ही सब कुछ है, आप लोग जिस फील्ड को हैंडल करने वाले, यही सब कुछ है। चाहे कहीं पर टेरर फंडिंग से लेके मनी लॉन्ड्रिंग, कुछ भी, हर चीज का जड़ पैसा है। पैसा माने फाइनेंशियल जो एरिया है, यही है। इसी चीज का कंट्रोलिंग अगर ठीक ठाक से हो जाए, पूरा खेल ही हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो परचेज बिल बने उसका वाउचिंग करो, कैश बने उसका वेरिफिकेशन करो। चलो analysis of key financial ratios help the auditor to know the solvency positions. To know the solvency positions of his clients. यानी जिसका हम ऑडिट करने जाएंगे, जिसका हम ऑडिट करने जाएंगे, उसका बिजनेस सॉल्वेंट हालत में है कि नहीं, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। पता चला कि मैंने ऑडिट करके आया और नेक्स्ट दिन कंपनी खत्म हो गया, तो सबसे पहले तो ऑडिटर को ही पकड़ेगा। भाई तुम क्या ऑडिट रिपोर्ट, तुमने कैसे क्लियर रिपोर्ट दे दिया? ये तो बैंकरप्टेड हालत में है, तुमने ऑडिट रिपोर्ट क्लियर कैसे दे दिया? कितना पैसा खाया बोलो? समझ रहे सर? The analysis of key financial ratios help the auditor to know the solvency positions of his clients, and accordingly auditor can decide whether he needs to check whether he needs to check clients CECK, whether he needs to check clients going concern assumptions or not. सर ये गोइंग कंसर्न assumptions जो होता है ना, ये भी मैंने अकाउंट्स में समझा के रखा। ये सारा अकाउंटिंग बातें, ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। तो मैं शेयर करूंगा ना, प्लीज एक बार गो थ्रू करना, उसमें डिटेल्स में बोला, और यहाँ पर मैं वो शॉर्टकट समझाने का कोई मतलब नहीं। तो गोइंग कंसर्न assumptions, और माने एक बिजनेस गोइंग कंसर्न है कि नहीं, माने ये आगे और कितना चल पाएगा, ये ऑडिट करके पता चल सकता है। और ऑडिट रिपोर्ट से बिजनेसमैन को एक चीज का पता लग जाता है कि उसको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑडिटर भी एक एक्सपर्ट है, उसका ओपिनियन भी मायने रखता है, और दुनिया तो उसको मान्यता देते ही है।
गवर्नमेंट भी उसको अहमियत देता है। जब ऑडिटर करप्टेड निकलेगा वो गलत बात है, ठीक है, वो बहुत गलत बात है। सोसाइटी अगर दिन पे दिन गलत हाथ में चला जाए, करप्टेड लोग सिर्फ कुछ चंद पैसों में बिक जाए, तो फिर पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। फुल सिस्टम विल बी करप्टेड एंड करप्शन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर प्रॉब्लम का जड़ पैसा है। पैसा माने गलत सोर्स का पैसा। जितना प्रॉब्लम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेरर अटैक हो, बॉम्बिंग अटैक हो, पॉलिटिकल अटैक हो, जात पात का लड़ाई हो, ठीक है, धर्म मतलब उसको क्या बोलते हैं, माने जात पात धर्म को लेके चलता है ना, वो सब लड़ाई लड़वाया जाता है, ठीक है। तो जो भी टेरर को फंडिंग करता है, पैसा चाहिए भाई, कहीं पर आग लगाने के लिए भी पैसा चाहिए, किसी को काम कराने के लिए भी पैसा चाहिए। कोई ऐसे तो काम नहीं करेगा। कोई नॉर्मल इंसान, नॉर्मल सिविल सिटीजन कभी भी कहीं पर भी जाके धमाका नहीं कर सकता। जो धमाका करेगा वो किसी से करोड़ों लेगा, 10 लाख 20 लाख लेगा, तब जाके कहीं पर जाके अटैक करेगा। तो वो पैसे का जड़ क्या है, कहाँ से आया पैसा? ऑब्वियस बात होगा, कोई इलीगल पैसा ही होगा, है ना। अगर वो मेहनत का पैसा होता तो कभी वो फालतू फंडिंग में नहीं लगता। इसका मतलब सोर्स पूरा इलीगल है। नॉर्मल ऑडिट में वो पता नहीं चलता, लेकिन अगर तुम गड्ढा खोदो तो निकल के आएगा। केचुआ खोदने निकले थे, सांप निकल के आएगा। ये बहुत भयंकर चीज है ऑडिट। इसको अगर एज ए सब्जेक्ट देखो तो शायद चार थ्योरी, कुछ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग और कुछ सिस्टेमेटिक वे ऑफ थिंकिंग लगता है लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज, ठीक है। सर आज मैं इतना ही रखता हूँ, अभी बहुत पॉइंट बाकी है, 7 8 9 मेनली बेसिक्स में, और भी 4 5 पॉइंट मुझे लिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन लिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करते हैं। ठीक है अभिजीत, विक्रम, दर्श, है सर। बाय फिर ना। बाय सर। ठीक है सर, बाय। हाय सर। सर आज बाय शाम सर। शाम को क्लास है। आपका कौन सा क्लास है? मेरा क्लास है ना लॉ का 7:15 में। ठीक है।